तो 11th की केमिस्ट्री में हम लोगों ने अब तक पढ़ रखा कैथोड किरणों की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज, एनोड की खोज, एनोड किरणों की खोज, और प्रोटॉन की खोज। एनोड किरणें वही कैनाल किरणें, और प्रोटॉन की खोज, और न्यूट्रॉन की खोज, और नाभिक की खोज। और नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था, अल्फा कणों का प्रकीर्णन नाम से एक प्रयोग किया था। अब चूंकि यहां से शुरू होता है परमाणु मॉडल, परमाणु मॉडल मतलब वास्तव में परमाणु कैसा है, एटॉमिक मॉडल। ये सबसे पहले अगर एटॉमिक मॉडल किसी ने दिया था तो वो थे थॉमसन का तरबूज मॉडल। इसी को जे थॉमसन का पंप पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, है ना। दूसरा ये दिया था इन्होंने 1904 में। कब दिया था? जबकि दूसरा मॉडल दिया था रदरफोर्ड ने। और इनका जो था रदरफोर्ड का सौर मॉडल था, ये इन्होंने दिया था 1911 में। 1904 में जे थॉमसन ने दिया था, 1911 में। तीसरा हमको जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ना है वो है बोर का परमाणु मॉडल। बोर का परमाणु मॉडल इन्होंने कब दिया था? 1913 में। लेकिन इसमें एक और आता है परमाणु मॉडल, सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल, चौथा परमाणु मॉडल। लेकिन सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस है एनसीईआरटी में, उसका जिक्र नहीं है। इन तीनों में मेन मॉडल किसका है? मुख्य आधार जो परमाणु मॉडल में क्रांति ला दिया, किसका? रदरफोर्ड। बोर में तो रदरफोर्ड को थोड़ा सा मॉडिफाइड किया था। अगर रदरफोर्ड वो कॉन्सेप्ट न दे पाते तो बोर की शायद बत्ती न खुलती। आप कुछ बेहतर खोज लो, तलाश लो, तब उसमें संभावनाएं और बेहतर बनने की बन जाती। लेकिन जब तक वो रास्ता ही ना मिले, तो रास्ते तक पहुंचना, उतना दिमाग लगाना, शुरुआती स्टार्टिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थॉमसन का तरबूज मॉडल तो एक तरीके से जालसाजी थी। देना था, अब यूं समझिए 1897 में इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की। कैसे इलेक्ट्रॉन की खोज की आपने जाना ही, देखा ही। तब उनसे यह सवाल उठाया गया कि भैया जब ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन आप खोज चुके हैं कि एटम में, जे थॉमसन ने किसको चैलेंज किया था? किसको चैलेंज किया था? तो परमाणु मॉडल है, असल में देखा जाए तो चौथा हम नहीं पढ़ने वाले हैं, और पहला इससे 3 से भी पहले एक हम पढ़ चुके हैं। कौन सा? डाल्टन का एटॉमिक परमाणु सिद्धांत। तो जे थॉमसन ने चैलेंज किया था जॉन डाल्टन को, जॉन डाल्टन के एटॉमिक स्ट्रक्चर को, एटॉमिक मॉडल को। जॉन डाल्टन कहते हैं कि एटम अविभाजित है, उसे हम विभाजित नहीं कर सकते, उसके अंदर और कुछ नहीं है, वो अकेला अंतिम शून्य पॉइंट है।
जे थॉमसन कहते हैं नहीं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। तो लोगों ने उनसे पूछा कि अगर आप बता रहे हो कि उस एटम में इलेक्ट्रॉन है तो उसका स्ट्रक्चर भी बता दीजिए कि एटम कैसा दिखता है, उसका मॉडल हमें बता दीजिए। उस मॉडल को बनाने में, सोचने में इन्होंने 7 साल लगा दिए। (1897) में इलेक्ट्रॉन की खोज, 7 साल तक ये एटॉमिक मॉडल दे ही नहीं पा रहे थे। अब कौन सा पता नहीं ऐसा एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, या फिर हो सकता है कि उन्होंने यह सोचा हो कि किसी को क्या पता चलेगा, उन्होंने एक झूठा कह दीजिए या गलत एटॉमिक मॉडल प्रस्तुत कर दिया। अभी तो वही हाल है कि जब किसी को कुछ ना पता हो तो जो पता चल जाता है वही सही माना जाता है। तो जे थॉमसन ने अपना एक एटॉमिक मॉडल लाया, तरबूज मॉडल, और इन्होंने तरबूज मॉडल दिया। और तरबूज मॉडल इन्होंने क्या दिया, उन्होंने कहा कि जैसे जिस प्रकार एक तरबूज को आधा हिस्सा काट दीजिए, तरबूज का आधा हिस्सा काट दीजिए तो लाल लाल भाग दिखाई देगा, और उसमें काले काले बीज धसे हुए होते हैं अलग अलग जगहों पर। ठीक उसी प्रकार परमाणु में धनावेशित भाग, लाल भाग चारों तरफ फैला हुआ है। और काले काले बीज के रूप में इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं। इन्होंने एक और मॉडल बताया, कहा कि पम्प पुडिंग मॉडल। पम्प देखे हो क्या होता है, केक में लगा होता है लाल लाल, पान में भी आता है, ठीक है। केक सजाते समय वो क्या करते हैं, हाँ बीच बीच में लगाते हैं। मान लो ये केक है, ऐसे केक बना हुआ है और इसके ऊपर ऐसे ऐसे धसाए होते हैं। उसमें भी धसाते हैं ना, कहते हैं कि उसको भी समझिए, जैसे एटम आपका चारों तरफ फैला है, उसमें धनावेशित भाग फैला हुआ है, और पंप की तरह जो है इलेक्ट्रॉन धसे हुए, मतलब मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। ये ऐसा मॉडल उन्होंने रदरफोर्ड ने बता दिया, इसी को सॉरी जे थॉमसन ने बताया, इसी को कहते हैं जे थॉमसन का तरबूज मॉडल। 7 साल लग गए रदरफोर्ड को भी। अब ये जब 1904 में अपना मॉडल बता रहे थे पूरे विश्व को IUC की बैठक में, मीटिंग में, तो सब लोग फिर से तालियां बजाने लगे
अरे वाह, क्रांति आ गई। जे थॉमसन ने तो एटॉमिक मॉडल भी बता दिया। प्रोटॉन की खोज तो हुई नहीं थी, तो उन्होंने बताया कि धनावेशित भाग ऐसे समुद्र की तरफ फैला हुआ है, समुद्र की तरफ फैला हुआ है, और कई नाव समुद्र में जैसे होते नहीं, लेकिन नाव का एग्जाम्पल है और समुद्र का एग्जाम्पल वो दे सकते थे। क्यों नहीं दिए? क्योंकि नाव तो मूवमेंट करती है ना, कहीं भी आ जा सकती है। नहीं दिया उन्होंने ऐसा, यार धंसा हुआ है, मूवमेंट नहीं कर रहा, धंसा हुआ है। प्रोटॉन की तो खोज हुई नहीं थी तब। 1911 में आते हैं रदरफोर्ड। 1904 में वो भी बैठे थे वहीं, सब ताली बजाते, ये भी ताली बजाते, लेकिन इनके दिमाग में चल रहा था कि नहीं, हमको जो है कुछ तो गड़बड़ लग रही है। गए एक्सपेरिमेंट किए, बहुत एक्सपेरिमेंट किए, और लास्ट में प्रोटॉन की खोज हो गई 1911 में। और जब 1911 में प्रोटॉन की खोज हो गई, 1911 में, 11 में कि 19 में, 1919 में, तो 1911 में जब उन्होंने नाभिक की खोज कर दी, मान लीजिएगा, तो 1911 में किसकी खोज की गई? नाभिक की खोज की गई। तो उन्होंने बताया, और न्यूट्रॉन की खोज तब तक तो हुई नहीं थी, तो न्यूट्रॉन का उन्होंने जिक्र अपने मॉडल में नहीं किया। तो जब ये पता चल गया रदरफोर्ड, अब यहां से आपको लोग इसका चित्र और इसका कॉन्सेप्ट लिख लेंगे थ्योरी नोट्स में। अब आते हैं रदरफोर्ड के सोलर मॉडल पर। तो देखो ये क्या क्या बता रहे हैं। तो पहला तो इन्होंने खोज कर दिया किसका? नाभिक की। तो नाभिक सेंटर में, केंद्र में, दृढ़ है, सघन है, ठोस है और धनावेशित है, और 10⁻⁻12 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, और 10⁻⁻8 पूरे की होती है। 10⁻⁸ बड़ा कि 10⁻⁻12? 10⁻⁸ बड़ा है। अरे दशमलव में कितना स्थान जाएगा, सोचो। तो ये बता दिया। तो अब इनको पता था कि अभी हमसे एटॉमिक मॉडल भी पूछा जाएगा। रदरफोर्ड ने तो बताया था नाभिक ना, जे थॉमसन ने नाभिक के नाम की कोई चर्चा ही नहीं की थी। तो इनसे भी पूछा जाएगा कि भैया आप भी बताओ कि मॉडल तब कैसा है, जब ऐसा कह रहे हो कि जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल गलत है। इन्होंने साफ कहा कि गलत है, एकदम सरासर झूठा है। मैं बताता हूं, एटम सोलर सिस्टम की तरह है। सोलर सिस्टम जैसे चारों तरफ फैला हुआ है, और सूर्य की तरह नाभिक है। और कई कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन उसी तरीके से चक्कर लगा रहे हैं जैसे सोलर के चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है? अलग अलग कक्षाओं में। तो नाभिक की तरह सूर्य जो है केंद्र में स्थित है, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, वो भी निश्चित कक्षा में। और जब ये चक्कर लगाता है तो अपने ऊर्जा का ह्रास भी करता है। तो फिर सवाल एक आया कि जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का ह्रास करता है तो उसे तो नाभिक में गिर जाना चाहिए। नाभिक में क्यों नहीं गिरता? तो नाभिक पॉजिटिव है, नाभिक कैसा है? धनावेशित है। रदरफोर्ड बताते एक और बात बताते हैं, जो नाभिक है वो धनावेशित है। ये नहीं बताते 1911 में कि उसमें प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, वो तो बाद में पता चलता है। कहते हैं नाभिक धनावेशित है और उसके चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। और इलेक्ट्रॉन नाभिक में इसलिए नहीं गिरता क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपकेंद्रण बल लगा रहा है। क्या लगा रहा है? अपकेंद्रण बल। ये क्या होता है? कभी आप एक्सपेरिमेंट करिए, बाल्टी और उसमें पानी भरिए, किया भी होगा, और ऐसे ऊपर क्या पानी गिरता है क्या? क्यों? अपकेंद्रण बल के कारण। रस्सी
पत्थर नचाते हो, सर्कल में नाचता है। सर्कल में क्यों नाचता है? अरे भाई हमारा हाथ ये इसमें रस्सी और यहाँ पे पत्थर, और ये पत्थर सर्कल में ही क्यों नाचता है? थोड़ा अंदर बाहर क्यों नहीं आता? क्योंकि अपकेंद्रण बल लगाता है। अपकेंद्रण बल क्या होता है? इस पत्थर को इस डायरेक्शन में जाना है और आपका रस्सी इस डायरेक्शन में खींच रहा है, तो दोनों में तन्य लगा हुआ है। तो जिसकी वजह से वो मैक्सिमम जितनी दूरी तक अपने आप को डोरी के हिसाब से फैला सकता है उतने तक वो नाचता है। बाल्टी में रखा हुआ पानी ऊपर भागना चाहता है और आप उसे नीचे की तरफ खींच रहे हैं, तो जब वो एकदम ऊपर पहुंचता है तो उसको ऊपर जाना है, तो पानी नहीं गिरता नीचे, है ना। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी कहां जाना चाहते हैं? बाहर, जबकि नाभिक उसको कहां खींच रहा है, तो इसलिए वो नाभिक में नहीं गिरता, तो अपकेंद्रण बल के कारण बाहर जाते हैं। लेकिन जब थ्योरी आई और बोर का जिक्र आया तो बोर ने बताया कि नहीं, वास्तव में ये रीजन नहीं है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएंगे तो ऊर्जा का ह्रास करेंगे, ऊर्जा का ह्रास करेंगे तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी घटेगी, और एक समय ऐसा आना चाहिए कि इस इलेक्ट्रॉन को गिर जाना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं, ये मॉडल आता है बोर का मॉडल हम जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले नोट्स हमें क्या बनाना है? रदर जे थॉमसन का तरबूज मॉडल, उसकी थ्योरी, फिर उसके बाद रदरफोर्ड ने सोलर सिस्टम के आधार पर कैसे परमाणु मॉडल की व्याख्या की, उन्होंने नाभिक के बारे में क्या कहा, उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या कहा और इलेक्ट्रॉन के नाभिक में ना गिरने के बारे में क्या कहा। नाभिक के बारे में क्या कहा, ये क्या बताओगे? नाभिक एक धनावेशित है, ठोस है, दृढ़ है, सघन है, केंद्र में स्थित है, पूरे परमाणु का 1/10⁻12वां हिस्सा है, बहुत छोटा है, सूक्ष्म है, सुई की नोक के बराबर, और पूरे परमाणु का समस्त भार नाभिक में है। ये कैसे हो सकता है? इतना बड़ा मान लो नाभिक और ये छोटा सा, इतना बड़ा परमाणु और ये छोटा सा नाभिक, और पूरे परमाणु का वजन लगभग उतना ही है जितना नाभिक का वजन है। ये कैसे पॉसिबल है? लग रहा है? ये ठीक इस तरीके से है जैसे आप समझ लो एक गुब्बारे का वजन आपने नापा कितना? 1 ग्राम मान लो, कितना ग्राम? अब आपको गुब्बारा फुलाना है, 1 ग्राम का गुब्बारा फुला के इतना बड़ा किया आपने, अब उसके अंदर 250 ग्राम का वाट रख दीजिए अंदर, 250 ग्राम वाला अंदर सेंटर में, और गुब्बारा बाहर से बांध दीजिए। अब गुब्बारे को उठा के लेके जाइए और वजन करिए, कितना निकलेगा? 250 ग्राम, 251 ग्राम है, इतना बड़ा, तब भी उसका वजन 251, और उस वाट का वजन भी 250, मतलब 250 ग्राम। तो इसी तरीके से ये सब है, लेकिन इतना वजनदार नहीं है। सारा वजन कहां है? इज दैट क्लियर? इसके बाद आप लिखेंगे परमाणु, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का दोष, और दोष क्या क्या है?
नंबर 1, इलेक्ट्रॉन नाभिक में क्यों नहीं गिरता का सही से स्पष्टीकरण नहीं दे पाए। और अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरेगा तो क्या, अगर गिर जाएगा तो क्या होगा, विस्फोट हो जाएगा। तो हरदम विस्फोट होते रहना चाहिए, हर जगह एटम है। इलेक्ट्रॉन नाभिक में चक्कर लगाते समय, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते समय ऊर्जा उत्सर्जित करता है, जिसकी वजह से उसकी ऊर्जा की कमी आती है। नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, वो थोड़ा सा नजदीक आ जाता है। और इसी प्रकार से जब जब वो ऊर्जा का ह्रास करता रहेगा, नाभिक में इलेक्ट्रॉन को नजदीक आना होगा। एक समय आएगा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाए और विस्फोट हो जाए, ऐसा नहीं होता। इसका स्पष्टीकरण उन्होंने केंद्रण बल से तो किया, लेकिन वो उतना सटीक नहीं था। इसका सही जवाब किसने दिया, बोर ने दिया। दूसरा, स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए। स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए। तीसरा, रेखीय सतत, ये वैसे मेन तो दो ही है, ठीक है, अन्य छोटा सा एक तीसरा भी है, वो भी आप लोग नोट्स बना के लिख लेंगे कि जो है उसकी भी व्याख्या वो नहीं कर पाए थे। तो ये 3 चीज़ें, 2 मॉडल आप जो है आज नोट्स में कवर करेंगे। एक तो थॉमसन का तरबूज मॉडल, दूसरा परमाणु मॉडल रदरफोर्ड का पूरा व्याख्या करेंगे। सौर मॉडल के बारे में, नाभिक के बारे में क्या बताया, और इलेक्ट्रॉन के गिरने को लेके क्या व्याख्या की वो बताएंगे। इसके बाद क्या आएगा, तो बोर का परमाणु मॉडल देखेंगे कल, ठीक है, बताएंगे वो कल ही स्पष्ट हो पाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे कल टेक केयर, ऑल द बेस्ट।